ऑलराइट, ये लेक्चर नंबर 3 है। हमारा जो टॉपिक चलता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 है, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। एंड हमारा लेक्चर नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट था वो था फॉरेन जाके लोन लेना। फॉरेन जाके लोन क्यों लेते हैं? अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है ना। हाँ, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, वो चक्कर में दूसरी समस्या पैदा हो जाती है, जैसे कि अरे एंड ऑफ द ईयर फॉरेक्स रेट बढ़ जाता है, हमारी अगेंस्ट चला जाता है, तो हमारी लोन लायबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो लॉस हो जाता है वो कभी कभी बहुत बड़ा। लॉस का क्या करें वो हमने वीडियो नंबर 2 में बहुत डिटेल्ड में पढ़ा था। आज उसकी नोट्स पूरी करते हैं, ठीक है? तो चलिए लिखना स्टार्ट करें। लिखना स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर बता सकते हैं कोई आप में से? पॉइंट नंबर हम नंबरिंग करते थे, सम 5th और 6th पॉइंट, ऐसा कुछ। क्या आप में से कोई मुझे पॉइंट नंबर? हाँ, 5th पॉइंट। ओके, चलो ये लिखना स्टार्ट करो। हम पढ़ रहे AS11, राइट? दिस पैराग्राफ says whenever this paragraph says whenever any long term foreign currency is incurred। लॉन्ग टर्म किसे बोलते हैं पता है ना? किसे बोलते हैं? दैट इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ। ओके, एंड at the end of the year while reporting long-term liability at closing rate due to change in foreign currency, due to change in foreign currency rate, there is difference in foreign exchange, then what is the treatment? याद आया लास्ट वीडियो? Then what is the treatment? क्या आंसर है इसका? entity can continue earlier method of para 13 wherein
that foreign exchange difference is transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारी पुरानी मेथड है, राइट। सेकंड, however, at the option of the entity can exercise the option of not transferring foreign exchange difference to P&L account, but if the long-term liability was incurred for purchasing capital asset, purchasing depreciable capital asset, purchasing depreciable capital asset। capital asset मतलब क्या? fixed asset। then record that difference in the fixed asset account itself। fixed asset मतलब capital asset, in fixed asset account मतलब capital account, capital asset account। itself। and calculate depreciation on revised cost। B, if the long-term liability, long-term foreign liability was incurred for any other purpose then transfer that
डिफरेंस, ट्रांसफर पूरा नाम लिखना है, ट्रांसफर दैट फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। कहाँ? टू फॉरेन करेंसी monetary item translation ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? FC मिटडी अकाउंट। एंड दिस अकाउंट should be written off in P&L account gradually over the years ending on 31st March 20 of the liability is repaid whichever is earlier. No. Whatever option कंपनी मतलब एंटिटी on 31st March 12, it cannot be changed. Whatever option entity has selected on March 12, it cannot be changed. नोट थियरी नोट पूरी हुई, अभी हम इसके पर सम करने वाले हैं। हो गया तो मुझे बोलो, हम लोग इसके पर सम पर चलने वाले हैं। मैंने इसका PDF भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर रख दिया है, क्वेश्चंस। चले, इतना हो गया तो टीम पर लिखो ऑफ ओवर। तो हम लोग आगे चलते हैं अभी प्रैक्टिकल सम पर। ओके, 20 लोगों ने रिप्लाई कर दिया।
ओके, सुनिए हम लोग क्या सीख रहे हैं, मैं एक ब्रीफ में रिपीट कर देता हूँ। एग्जैक्टली हम लोग व्हाट आर वी लर्निंग। हमने सुना है और बात सही भी है कि फॉरेन में लोन सस्ता होता है। तो ये कहानी कब की थी? 2008-9 वगैरह की, दोस डेज की बात थी। एग्जैक्ट ईयर नहीं है बट अंदाज ऐसे ही लिख रहा हूँ। हमारी कंपनी ने $250 की फॉरेन में लोन्स लिया क्योंकि फॉरेन में लोन सस्ती थी। $1 40 के हिसाब से 1000 करोड़ रुपीस लेके आए। बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज से 3% ओनली। लेकिन समवेयर इन बिटवीन पूरा वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गया। जब हम लोन लेके आए तब तो इंडिया में और वर्ल्ड में बहुत बूम था, तेजी था। सब लोग फॉरेन जाके लोन लेने गए थे, मैं भी गया था। इवन आई विजिटेड हांगकांग, सिंगापुर, यूके, यूएसए। लकीली और अनलकीली मुझे लोन नहीं मिला, बच गया। वी वांटेड टू बोरो 500 करोड़, 1000 करोड़। नाउ एंड ऑफ द ईयर $1, तो मेरी जो लोन $250 मिलियन इंटू 50 हो गया 1250 करोड़ का लोन अमाउंट पेएबल। तो मुझे तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया? 250 करोड़ लॉस हो गया। सो बड़ी कंपनी का बड़ा बोरोइंग है, छोटी कंपनी का छोटा बोरोइंग था। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ऐसा बोलता है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हमारा रेगुलर ट्रीटमेंट कि लॉस कहाँ जाएगा? पीएनएल में। क्यों? इसे मॉनेटरी आइटम बोलते हैं ना लोन को। फॉरेन लोन इज अ मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम किसको बोलते हैं? रिसीवेबल पेएबल इन फॉरेन करेंसी दैट डिटरमाइन फिक्स्ड अमाउंट। तो उसका रिपोर्टिंग क्लोजिंग रेट से होता है एंड द डिफरेंस गोज टू पीएनएल। अब जैसे ये 250 करोड़ पीएनएल में लॉस बुक करेंगे तो रातों रात हमारी कंपनी जो ईयर्स एंड ईयर्स प्रॉफिट पर करती थी, हाई रेप्यूटेशन थी, और लॉस में चली जाएगी। हमारी रेप्यूटेशन डाउन हो जाएगी, शेयर का प्राइसेस टूट जाएगा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा एंड गवर्नमेंट को कोई इनकम टैक्स भी नहीं मिलेगा। सो कंपनी मैनेजमेंट क्या चाहती है कि मुझे ये लॉस पीएनएल में नहीं लिखना है। तो हम तो पहुंचे मंत्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इंचार्ज। उनको बताया हमने मुझे लॉस पीएनएल में नहीं लिखना है। तो बोलता है बुक्स लिखते कौन है? हम बोला कंपनी वाले, हम लोग लिखते। बोलता आप ही लिखते हैं तो मत लिखो ना। मैं बोला क्या मत लिखो? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 बताता है कि कंपलसरी लिखना पड़ेगा। बोलता अच्छा, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? हमको मंत्री जी पूछते हैं, मिनिस्टर पूछते हैं। हमने बोला आप लोग बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो बोलता है सिंपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बदली कर डालो, कानून बदली कर डालो। तो उन्होंने पैराग्राफ 46 और बाद में 46A इंट्रोड्यूस किया। ये पैराग्राफ हमको चॉइस देता है कि आप चाहे तो ओल्ड मेथड फॉलो करते रहो, लेकिन ओल्ड मेथड नहीं फॉलो करना है तो डोंट बुक द लॉस इन पीएनएल। लॉस को पीएनएल में मत लिखो। अच्छा, तो कहाँ लिखो? पता है ना, मेरी एंट्री तो ये है लोन अकाउंट 250 करोड़, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, डिफरेंस आ गया फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 250 करोड़ है। बोलता है लो अब चाहे तो पीएनएल में मत लिखो। कहाँ लिखो? बोलता है इफ द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मतलब कि लोन, that long term liability is incurred for acquiring capital asset, depreciable capital asset, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट। तो फिर ये जो डिफरेंस इन फॉरेन एक्सचेंज है, स्ट्रेट वे फिक्स्ड असेट को डेबिट कर दो। उससे क्या होगा? फिक्स्ड असेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। ऑन दैट रिवाइज्ड कॉस्ट बाद में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। सो ओवर द लाइफ ऑफ फिक्स्ड असेट वो पीएनएल में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। ऑलराइट, सो क्या रूल बना?
If the long-term liability loans was for acquiring fixed asset, capital asset, depreciable capital asset, then debit the difference to that fixed asset account. Because of that, fixed asset की cost change हो जाएगी. On the revised cost, charge the depreciation. Over, कहानी खत्म. But suppose the loan is not for capital asset, fixed asset capital asset के लिए नहीं है, तो क्या? तो डिफरेंस को कहां लिखूं? आंसर तो 46 से एक नया अकाउंट दिया, बोलता है एक नया अकाउंट में लिखो, उसका नाम है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट. ये हवा में एक अकाउंट बना दिया, ऐसा अकाउंट का कोई मीनिंग ही नहीं है. क्या नाम बताया? फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट. ठीक है, फाइनल अकाउंट में ये कहां लिखेंगे? ये रिजर्व सरप्लस में एज ए नेगेटिव आइटम प्रेजेंट करो. फाइनल अकाउंट में कहां प्रेजेंट करेंगे? रिजर्व सरप्लस में एज ए नेगेटिव आइटम प्रेजेंट करो. डेबिट बैलेंस है ना, ओके. लेकिन ये अकाउंट को बाद में करना क्या है? अरे राइट ऑफ करना है पीएनएल में, लेकिन एक साल में नहीं, ओवर द ईयर एंडिंग अप टू March 20, or the loan is repaid, the liability is repaid, whichever is earlier, maximum up to March 20. मतलब सपोज हम 2010-12 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 8 to 10 years उनको दिया गया था. सोचा था कि तब तक सब हैप्पी एंडिंग हो जाएगा. सो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, फाइनल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस आएगा अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, अंडर द हेड रिजर्व सरप्लस, एंड देन अल्टीमेटली तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ही राइट ऑफ करना है. बट ओवर द ईयर एंडेड March 20 और लोन रीपेड व्हिचएवर इज अर्लियर. ओवर. अच्छा, इनिशियली ये इस प्रकार का चॉइस खाली कंपनी को दिया था, बाद में सभी बिजनेसमैन को दे दिया, पार्टनरशिप फॉर्म एंड एवरीबॉडी. हाँ, वंस द कंपनी हैज एक्सरसाइज द चॉइस, कंपनी को March 12 लास्ट डेट दिया था, उसके पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी मेथड फॉलो करनी है, पुरानी पीएनएल वाली कि नई नॉट ए पीएनएल वाली. एंड व्हाटएवर मेथड कंपनी हैज सिलेक्टेड, इट कैन नॉट बी चेंज्ड. कोई कंपनी बोलते हैं नहीं मुझे नया मेथड में नहीं जाना, पुराना मेथड पीएनएल वाली ठीक है फॉलो करो, बट बाद में आप नहीं बोल सकते कि मुझे नया में जाना है. द ऑपोजिट वे, इफ समबडी यूजेस द न्यू मेथड देन दे कैन नॉट गो बैक टू द ओल्ड वन. क्लियर? सो इस बैकग्राउंड के साथ, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाई की थी, इस बैकग्राउंड के साथ अभी हम लोग सम पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 पर. चलिए, बीके लिमिटेड परचेज फिक्स असेट कॉस्टिंग ₹5,000 लेगा. ये रुपीस वर्ड है, ये रुपीस का सिंबल है. वो जब पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये समस्या पैदा होती है. ऑन 1/4/12 पेएबल इन फॉरेन करेंसी है. कभी 5 अप्रैल को, मतलब आफ्टर 12 मंथ ना, सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. एक्सचेंज रेट $50 है एंड 54.98 है. 1/4/12 एंड ईयर एंडिंग है. ये एक ट्रांजेक्शन है. कौन सा ट्रांजेक्शन? हमने फिक्स एसेट परचेस किया है जिसकी रुपीस की टर्म में कॉस्ट 5,000 लाख है, बट एक्चुअल वो डॉलर में पेएबल है. इनिशियल रेट $1.50 है, एंडिंग में 54.98 है. और एक ट्रांजेक्शन है, द कंपनी ऑल्सो ऑब्टेन्ड अ सॉफ्ट लोन, छोटा अमाउंट है ये, खाली $1,000 लाख है, सॉरी $1 लाख ऑन 1/4/12. ये पेएबल इन 3 इंस्टॉलमेंट, ये भी लॉन्ग टर्म हो गया. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट मे को देना है. हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ईयर एंडिंग March 12. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो 23 है, करेक्ट. आप भी लिखना स्टार्ट करो. जब तक हम एक्चुअली डायग्राम नहीं बनाएंगे ना तब तक अपने दिमाग में नहीं बैठेगा. AS12 बाय चलिए आप लोग भी मेरे साथ में डायग्राम एक बना दीजिए, टाइमलाइन बना दीजिए. हम सबसे पहला ट्रांजेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक डेटा हमारे सामने नहीं है तो शायद समझ में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन है.
डेटा ये है कि मेरा ईयर एंडिंग 1/4/12 से लेके मार्च 13 है, ठीक है। हमने एक फॉरेन लोन लिया है, लोन लिया है कि लायबिलिटी इनकम किया है? क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? हमने एक फिक्स एसेट खरीदा है, सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वर्ड बोलते हैं, बट पेएबल आफ्टर 12 मंथ है। हमने प्लांट खरीदा है, मनी पेएबल आफ्टर 12 मंथ है, सो हमारी एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इनकम हुई है पेएबल आफ्टर 12 मंथ। कितने की? कितने की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है? इंडियन करेंसी में बोलेंगे तो ₹5,000 लाख, लेकिन वो तो इंडियन करेंसी में है, ये फॉरेन लायबिलिटी है और $1 ₹50 का है। तो आप बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर ये लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है? इन टर्म्स ऑफ डॉलर, इन डॉलर टर्म कितने की है ये लायबिलिटी? ओके, ₹5,000 लाख डिवाइड बाय ₹50 पर डॉलर, तो कितने की हो गई है? तो आंसर मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी $100 लाख की है। देखो 5,000 एट द रेट ऑफ ₹50 से डॉलर इज इक्वल टू $100, ठीक है, लैक्स में। फिर क्या हुआ? ईयर एंडिंग में डॉलर रेट 54.98 हो गया, तो श्योरली मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। क्या आप बता सकते हैं अभी मेरा एक्सचेंज डिफरेंस एंड में कितना आ जाएगा? मतलब कि मेरी लायबिलिटी कितने से इंक्रीज हो जाएगी? क्या आप चैट में से कोई आंसर लिखना चाहते हैं? देखते हैं। मैंने क्वेश्चन पूछा है, जो 5,000 लाख रुपीस की जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, एंडिंग में वो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, कितने से इंक्रीज हो गई है? तो आंसर 50 रुपीज से 54.98 है। पर डॉलर मेरी लायबिलिटी 4.98 से इंक्रीज हो गई है पर डॉलर। तो $100 लाख पर टोटल इंक्रीज इन द लोन अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं? एक भी आंसर? हाँ, वेरी गुड अंशिता, मोहित, सब लोग ने सही जवाब दिया, बहुत अच्छा। Oh, Jinita and everybody has given the correct answer. Very nice. 20 people have given right answer. बहुत अच्छा, very nice. एंडिंग में मेरी लायबिलिटी 54.98 हो गई है। इनिशियल लायबिलिटी ₹50 से डॉलर है ऑन $100 लाख, तो मेरी लायबिलिटी इंक्रीज बाय ₹498 lakhs। सही है आप लोग, वेरी नाइस। अब क्वेश्चन है उसकी बुक कीपिंग ट्रीटमेंट क्या है? क्या आप में से कोई माइक में बोलना चाहते हैं इसकी बुक कीपिंग ट्रीटमेंट क्या है? कोई आप आंसर बताना चाहते हैं माइक में बोल के? सो नॉर्मली ये कहाँ लिखते हैं पुरानी मेथड में? पीएनएल में लिखते हैं। अब नया मेथड में मुझे चॉइस दिया है 46 ए पैराग्राफ ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 ने। क्या चॉइस दिया है कि क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज बिकॉज ऑफ परचेस ऑफ सम फिक्स्ड एसेट, company can go for the option of not transferring to P&L but capitalize in the cost of fixed asset. So 498 I will add to the cost of fixed asset, and once I add, my cost will change, and on the revised cost depreciation will be calculated. Very good. चलिए, तो ये आंसर हम लोग लिखे नोटबुक में। आप लोग भी मेरे साथ में लिखना स्टार्ट करो। सो as per S11, the effects of changes in
foreign exchange rates there may be difference in exchange at the end of the year in reporting of monetary item compared to इनिशियल रिकॉग्निशन। जो हमारे प्रॉब्लम में आपको पता है ना 498 लाख का डिफरेंस है। कंपेयर टू इनिशियल रिकॉग्निशन ऐसा डिफरेंस क्यों आया? सिंस मॉनेटरी आइटम्स आर reported at closing rate. As per S11, there may be difference in action at the end of the year in reporting of monetary item compared to initial recognition since monetary items are reported at closing rate. These differences या तो एक्सचेंज गेन है मतलब प्रॉफिट है या तो लॉस है। दिस डिफरेंस इज exchange gain loss. This difference is exchange gain loss and is transferred to P&L account. ये हमारी नॉर्मल ट्रीटमेंट है। ये हमारी नॉर्मल ट्रीटमेंट है। चले आगे। However, para 46A gives irrevocable option of not transferring the difference to P&L account. It can be treated as follow. If foreign currency long-term liability is incurred for acquisition of depreciable
capital asset. Then it is adjusted to the cost asset, and thereafter depreciation will be on the revised value of asset for remaining life. In our question, there is long-term foreign exchange liability, क्योंकि पेबल आफ्टर 12 मंथ है ना, इसके लिए लॉन्ग टर्म फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी ऑफ $100 lakhs and the exchange difference is कितना है 498 lakhs rupees 498 lakhs. This loss due to exchange difference rupees 498 lakhs will be capitalized. Will be capitalized and added to the value of capital asset. Fixed asset और capital asset एक ही word है. Value of capital asset, depreciation on revised value will be charged. Will be charged. Depreciation on revised value will be charged for remaining life. For remaining life of asset. ये ट्रांजेक्शन 1 खत्म हुआ, अब और एक ट्रांजेक्शन है ना, लेकिन सॉफ्ट लोन $1 लाख की भी तो लिया है. इतना लिख दिया तो मुझे बोलो, फिर हम लोग आगे जाते हैं.
चले, क्या मैं सेकंड ट्रांजेक्शन पर चलूं? शुड आई गो ऑन अ सेकंड ट्रांजेक्शन? वाई या तो एन लिखो। इफ यू थिंक आई शुड गो फॉर सेकंड ट्रांजेक्शन, सेम क्वेश्चन वाई वर्ड लिखो, अदरवाइज एन वर्ड लिखो। ओके, मोहित ने लिखा है, सब लोग ने लिखा है। Mohit, Jinita, Ayushi, and of course 19 people have written, 19 shown. चलो हम ट्रांजेक्शन 2 पर चलेंगे। $1 लाख की सॉफ्ट लोन लिया है, ठीक है। ट्रांजेक्शन 2, व्हाट इज दैट सेकंड ट्रांजेक्शन? हमने लोन लिया है फॉरेन में, कितनी? $1 लाख, छोटी लोन है, $1 लाख की लोन लिया है। दैट टाइम द रेट इज 50, याद है ना, एंड द पीरियड इज 1/4/12। ये लोन मुझे 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है स्टार्टिंग। ठीक है, क्या आप मुझे एक्सचेंज डिफरेंस बता सकते हैं? 498 lakhs. एक बार वापस से चेक कर लो। 4.98. 4.98 lakhs. यस, 4.54.98 एंड 50 रुपीज का डिफरेंस, 4 रुपीज 98, 4 रुपीज 98 पैसे, राइट। एंड ऑन दैट $1 लाख, तो हो गया वो रुपीज 4.98 लाख, 4,98,000। छोटा लोन है ना। सोच के आंसर दो, क्या ये सॉफ्ट लोन कोई मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीदने के लिए लिया है, परचेस करने के लिए लिया है? नहीं, ये जस्ट जनरल वर्किंग पर्पस है। तो बताओ, क्या ये डिफरेंस इन एक्सचेंज में कोई असेट में ऐड करेगा? नहीं, कोई असेट ही नहीं लिया है ना इसके लिए। तो कहां जाएगा, याद करके बोलिए जल्दी से, कहां जाएगा ये? फिक्स असेट के लिए नहीं है। P&L. नहीं, गलत जवाब, और नया अकाउंट भूल गए। हाँ सर. ये तो पुरानी ट्रीटमेंट है। इफ द लोन इज नॉट फॉर फिक्स असेट, कहां जा सकता है ये? याद करो। FC Met account. Foreign Simonet. डिफरेंस अकाउंट भूल गए क्या? And this account you have to write over 31st March 20 or loan repaid, whichever is earlier. Until it is written off, it will appear as a negative item in the reserve and surplus. याद आया? Yes sir. मंत्री जी के पास पहुंचे थे ना, भूल गए क्या? अभी तो सीखा, आज ही तो सीखा, वापस से एक बार। चलिए, the soft loan is not for acquisition of capital asset। मतलब कैपिटल एसेट और फिक्स एसेट एक ही वर्ड है। एंड there is foreign exchange rupees 4.98 lakhs due to increase in foreign long-term liability, which represents
foreign exchange loss. As per para 46A, since this long-term liability is not for acquisition of capital asset, it will be recorded in FC मीट डी अकाउंट, FC मीट डिफरेंस अकाउंट शॉर्ट में बोलते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट शॉर्ट, एंड दिस will be written off to P&L account over the loan period or 31st March 20, whichever is earlier. ये रूल है. In our question, the loan is for 3 yearly installments. Hence, rupees 4.98 divided by 3 installment equal to rupees 1.66 lakh is transferred to current profit and loss account, and balance rupees 3.32 lakhs will be written off to P&L in next 2 years. Until balance of FC मीट डी अकाउंट इज रिटर्न ऑफ, जब तक राइट ऑफ नहीं होता है, it is
shown as negative item in reserves and surplus. हमारा आंसर क्या assumption पर है? It is assumed that company has opted for option given under para 4646A of AS11. हम ये मानते हैं कि हमने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। ये वाला सम खत्म हुआ। चलो और एक करते हैं, मूड आ गया है, प्लीज पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आप लोगों की एग्जाम है, स्टार्ट स्टडिंग। एक भी लेक्चर मिस मत करिए। कॉलेज इज स्ट्रिक्ट अबाउट द अटेंडेंस, प्लीज डोंट मिस सिंगल लेक्चर। कोई स्टूडेंट इतना चिल्लाने के बाद भी लेट ज्वाइन करते हैं लेक्चर, तो उनका अटेंडेंस वो लेक्चर की चली जाती है। चलो क्या आपका हो गया? शुड आई गो फर्दर? हो गया तो फॉरवर्ड लिख डालो, तो मुझे मालूम पड़े ये हो गया है, तो आई विल गो फर्दर। इफ यू फिनिश राइट ओ। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन 28 पर है। इसमें भी दो ट्रांजेक्शन है। एग्जामिन ब्रीफली the accounting treatment needed in the following cases as per AS 11 as on March 15. हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सजेस्ट करना है। Debtors include receivable ₹5 lakh recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale $1.5850. So ये debtors ₹5 lakh है, वो कन्वर्टेड रुपीस है। डॉलर कितना है हमको पता करना होगा, ठीक है। फिर और एक ट्रांजेक्शन, long term loan is taken from a company amounting to ₹60 lakhs. It was recorded $1.5560. An exchange rate at the date of transaction, that was this, year ending इतना है। So दो नॉन कनेक्टेड क्वेश्चन है, दो नॉन कनेक्टेड है। एक डेटस ए ट्रांजेक्शन 1, अभी मत लिखना, मैं बोलूं, ये मुझे ₹5 लाख लेना है, उसको मैंने एक्सचेंज रेट 58.50 से डिवाइड कर दिया, तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर मुझे $8547 देना है। ऑफ कोर्स रेट था $1.5850। एंडिंग में, आगे लास्ट में दिया है ना, इधर एंडिंग में रेट हो गया ₹61.20, 61.20। तो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं? डेटर माने असेट होता है, रिसीवेबल होता है। डेटर की वैल्यू बढ़ जाती है तो फायदा हो जाता है, डेटर की वैल्यू बढ़ जाती है तो फायदा हो जाता है। तो ₹23,077 का एक्सचेंज गेन हो गया, जाएगा कहाँ? ऑब्वियसली पीएनएल में। देखो वापस से, मुझे ₹5 लाख लेना है,
जब एंट्री किया था तब $1.58 था, सो इन टर्म्स ऑफ डॉलर $8547 देना है। एंडिंग में रेट 58.50 से इंक्रीज होकर 61.20 हो गया, तो फायदे की बात है। ऑलमोस्ट $2-3 रेट बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। और $8,000 $23,000 का गेन हो गया। गेन क्योंकि वैल्यू ऑफ द एसेट बढ़ जाता है, रिसीवेबल है, ठीक है। चलिए बात लिख डालते हैं। 28 क्वेश्चन मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं सो दैट आपको इजी पड़े। चलिए क्वेश्चन 28, ट्रांजैक्शन 1, किसके बारे में है? डेटर्स के बारे में। ईयर जो दिया गया है 1/4/14 टू March 15। सेल कब हुआ है पता नहीं है, डेट ऑफ सेल ईयर में कभी भी हुआ है, वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। उस टाइम पर $1 58.50 का रेट चलता था। मुझे ₹5 लाख लेना है इन डॉलर टर्म्स, ₹5 लाख डिवाइड बाय ₹58.50 पर डॉलर इक्वल टू $8547 होता है। चेक करो, 5 लाख रुपीज को 58.50 से डिवाइड कर दो, 8547, एंड ईयर एंडिंग रेट है $1 ₹61.20। क्या आप एक्सचेंज डिफरेंस बता सकते हैं? ये एक्सचेंज गेन हो गया है। गेन है सर एक्सचेंज। ये पता है ना, रिसीवेबल, फॉरेन रिसीवेबल इज अ मॉनेटरी आइटम, an exchange difference arising on reporting of monetary item at the end of the year is transferred to P&L. As per S11, जब फर्स्ट टाइम नंबर लिखते हैं तो स्टैंडर्ड का नाम लिखो। The effects of changes in foreign exchange rates. Whatever exchange difference दो पॉसिबिलिटी है, ऑन settlement of monetary item, repayment of monetary item, receipt of payment of monetary item, on settlement of monetary item, suppose during the year पैसा मिलता है तो, और reporting monetary item in balance sheet, reporting monetary item in balance sheet at closing rate should be
should be recognized as income or expenses. जो भी डिफरेंस है आप उसे इनकम या तो एक्सपेंस मानो. जो गेन और लॉस है, इट इज नथिंग बट द इनकम और एक्सपेंस in the period in which they arise. Hence, exchange gain. जब मैं इनकम और एक्सपेंस बोलता हूं मतलब P&L of rupees 23,000 should be transferred to P&L. सर फॉरेन में लोन दे रहे हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, मतलब क्या देते हैं? प्रॉपर्टी तो इंडियन होगी तो भी क्या कैसे देगा? देखिए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल, हम डिबेंचर इश्यू करते हैं फॉरेन में, हाँ फॉरेन कंट्री में, वो फॉरेन लोन ही हुआ ना. सो दे गिव सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन एसेट देते हैं. कभी कभी क्या होता है, ऑन आवर बिहाफ कोई थर्ड पर्सन भी गारंटी देता है फॉरेनर को. ऐसा भी होता है ना. जैसे आपका कोई दोस्त है, रिलेटिव है फॉरेन में, वो लेंडर को गारंटी देता है, वो भी तो हो सकता है ना. लेकिन लोन तो मेरा ही है, हाँ वो गारंटर है खाली. हाँ सर. सो वो हमारी इंडियन एसेट के मॉर्गेज पर देते हैं फॉरेन में लोन. द बेस्ट एग्जांपल, लेकिन डिबेंचर समझो ना, फॉरेन कंट्री में मैंने डिबेंचर इश्यू किया, उसको बोलते हैं यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड. यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड, या तो कन्वर्टिबल वर्ड भूल जाओ, यूरो बॉन्ड मतलब फॉरेन कंट्री में मैंने बॉन्ड इश्यू किया. जैसे हम शेयर्स इश्यू करते हैं वैसे बॉन्ड इश्यू किया है. चले चले आगे. अब ट्रांजेक्शन 2, शुड आई स्टार्ट? यस सर. सो फॉरेन में लोन तो ले सकते हैं, लेकिन बचने का कैसे, उसे हेजिंग बोलते हैं. वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये भी शायद नेक्स्ट लेक्चर में. चलिए, ट्रांजेक्शन 2. ट्रांजेक्शन 2 में क्या पता है ना, मैंने 60 लाख का लोन लिया. इफ यू रिमेंबर द ट्रांजेक्शन, नहीं भी याद है तो मैं इधर लिखता हूं ना. मैंने लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी लोन लिया है. इंडियन लैंग्वेज में ₹60 लाख है. सो लोन इन डॉलर टर्म कितना है? और ईयर एंडिंग रेट हो गया मेरा. तो बताइए आप, एक्सचेंज डिफरेंस कितना है? कैलकुलेट करके बोलो. मैंने लोन लिया है $1.55.60 था,
मैं इंडिया में बैंक में रखा तो मुझे बैंक वाले ने ₹60 लाख दिया, ₹60 लाख। तो मेरी लोन इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी होगी? मेरी लोन इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी है? मेरी लोन इन टर्म्स ऑफ डॉलर कितनी है? बताइए। $1,07,913.669 की लोन है और एक्सचेंज डिफरेंस कितना हो गया? तो मेरे एडवर्स है, क्योंकि मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्वाइट अ बिग लायबिलिटी, $4-5 से डॉलर से इंक्रीज हो गई। So that is 6,317,000। सोच के आंसर दो, क्या ये लॉन्ग टर्म लोन कोई मैं मशीनरी या फिक्स एसेट परचेस करने के लिए लिया है? सोच के आंसर दो, क्या ये लॉन्ग टर्म लोन कोई मशीनरी वगैरह परचेस करने के लिए लिया है? नहीं। तो क्या करें? एज्यूमिंग मैं 46 A का ऑप्शन लेता हूं, मशीन फर्नीचर बिल्डिंग कैपिटल एसेट के लिए परचेस किया है तो वहीं चला जाएगा, एड टू द वैल्यू ऑफ एसेट। बट इफ इट इज नॉट फॉर कैपिटल एसेट, जनरल पर्पस के लिए है, तो याद करिए कौन से अकाउंट में रखते हैं? अभी हमने बताया था ना, आगे अभी FC मीट डिफरेंस अकाउंट, क्या नाम है? फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। फाइनल अकाउंट में ये कहाँ आता है? एज ए नेगेटिव आइटम, रिजर्व एंड सरप्लस। बाद में अकाउंट का होता क्या है? राइट ऑफ कर दो ओवर द लोन पीरियड और 31 मार्च 20 whichever is early। लिखो ये बात। The company can transfer this exchange loss, मतलब कि एक्सचेंज डिफरेंस, टू P&L account, old treatment, or company can exercise the irrevocable option, चेंज नहीं कर सकते बाद में, of 46A as per the option exchange difference of long term foreign liability not related to acquisition of capital asset should be transferred to foreign currency monetary item translation difference account and should be written off to P&L over the loan period or 31st March 20, whichever is earlier।
assuming company has exercised this option, then rupees 6,04,317 will be debited to FC Meet D account, foreign currency monetary item translation difference account, and the loan liability to that extent. Obviously liability increase हो गई तभी तो difference आ रहा है. $936. अभिनव, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था जो आपने लिखा था ना, लोन का अमाउंट. चले क्वेश्चन 25. Should I go? क्या मैं शुरू करूं? चलिए क्वेश्चन 25. ध्यान से देखना. क्वेश्चन 25. हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं. Sunshine Company Limited imported raw material worth $9,000 on 25 February when the exchange rate is 44 rupees a dollar. The transaction was recorded in the books at the mentioned above. The payment for the transaction was made on 10 April. At that time, the exchange rate is 48 per dollar. Now, at the year end 31st March, the exchange rate was 49 per dollar. मैं आगे बाद में पढ़ता हूँ. देखो exactly question क्या है. हमने परचेस, तो मेरा ईयर एंडिंग है 1/4/10 to March 11. What has happened in 25 February में परचेस $9,000 का इंपोर्ट किया है. दैट टाइम द एक्सचेंज रेट इज $1.44. ठीक है. फिर सेकंड लाइन में ये बात लिखी है $9,000.44. पेमेंट इज मेड ऑन 10 April. So 11 payment. That time the rate is $1.48. एंड बीच में जब ईयर एंडिंग था तब रेट है $1.49. ना आगे तो मैं बाद में पढ़ता हूँ. सपोज इतना ही ट्रांजेक्शन है तो आपकी ट्रीटमेंट क्या होगी. मैंने $9,000 का 15 फरवरी को 44 रुपीज में परचेस किया है. ईयर एंडिंग 49 हो गया, पेमेंट के टाइम पर 48. बताओ, आप ओरली बोल सकते हैं
बताओ 44 to 49 लायबिलिटी इंक्रीज हो गया। यस सर। ₹5 $9,000 ₹35,000 ₹45,000 लॉस हो गया, पीएनएल में चला जाएगा, सिंपल। बाद में 49 to 48 हो गया पेमेंट पर, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। $9,000 9,000 प्रॉफिट कहाँ जाएगा? पीएनएल। सम खत्म हो गया, जो प्रिंट किया है वो खत्म हो गया। आगे क्या लिखा है? आगे द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी पास्ट एंट्री ऑन 31 मार्च, क्या रियल में पीएनएल में जाना चाहिए, लेकिन क्या एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो उसने डिफरेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल में कंज्यूम करने डाल दिया, वो भी कितना कुछ भी 48 एंड 44 का डिफरेंस। अपना घर का राज है क्या ये सॉरी, हाँ 48 एंड 44 का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में डाल दिया। डिस्कस वेदर द ट्रीटमेंट इज जस्टिफाइड, क्या अकाउंटेंट सही है? आधे अकाउंटेंट बिल्कुल गलत है। उसने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में एडजस्ट कर दिया, वो भी कुछ भी 48 एंड 44 का डिफरेंस चलता ही नहीं है ना। 48 44 का डिफरेंस रिलेवेंट है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम रिलेवेंट है। सही ट्रीटमेंट क्या है वो तो मैंने इधर ही लिख दिया है। क्या है सही ट्रीटमेंट बताइए? सही ट्रीटमेंट क्या है? अरे भाई मैंने इंपोर्ट किया तब 44 है, ईयर एंडिंग 49 है, ₹5 से डॉलर $99,000, 45,000 एक्सचेंज लॉस पीएनएल में जाएगा, लेकिन हो गया, थोड़ा फायदा हो गया, ₹1 चलिए ये बात लिखते हैं। अकाउंटेंट कहां से पैदा हो गया रे? लगता है वो अपना बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट नहीं होगा, बराबर ना। जो बात तुम लोग इंटेलिजेंट लोग समझ सकते हो अकाउंटेंट नहीं समझ सकता है। वाह, अपना स्टैंडर्ड बढ़ गया है। क्वेश्चन 25 चले, तो उसमें डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो मैं ईयर है 1410 समवेयर इन 25 फरवरी हमने परचेस किया है, इंपोर्ट किया है $9,000 का, एंड दैट टाइम द रेट वाज $1.44। ठीक है, नाउ ईयर एंडिंग में रेट है $1.49, पेमेंट 10 अप्रैल। ठीक है, बोलो डिफरेंस इन एक्सचेंज बताओ। ईयर एंडिंग को डिफरेंस इन एक्सचेंज क्या है? 49 44 $9,000 इज ₹45, कहाँ जाएगा? एक्सचेंज लॉस हो गया ना। और इधर ये एक्सचेंज गेन हो गया पीएनएल। यहाँ लॉस हो गया बिकॉज माई लायबिलिटी इंक्रीज्ड, यहाँ मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। सो एज पर S11 the effects of foreign exchange rates. The initial recognition
25/2 should be by applying the exchange rate at the date of transaction. पता है ना, इसे स्पॉट रेट बोलते हैं. And accordingly purchase and creditors are recognized at $9,000 at 44 equal to rupees 3,96,000. On the balance sheet date, creditors which is monetary item is reported at $9,000 at 49 equal to rupees 4,41 हो जाएगा. There is exchange difference, वो हम डायरेक्टली भी फाइंड कर दिया है, of rupees 45,000. It should be transferred to P&L account. It cannot be adjusted against cost of material. पता है ना, अकाउंटेंट ने तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में एडजस्टमेंट कर दिया. इट कैनॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल. इट कैनॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. आगे चले. इन दी subsequent on settlement, there is exchange gain of rupees 9,000. This should be credited to P&L account at the time of settlement. Hence, accounting treatment adopted by chief accountant
conducted by the chief accountant of the company is incorrect. करेक्ट नहीं है. It is not as per it is not as per AS11. हमको पूछा था क्या वो as per 11 है? नहीं है. वो as per AS11 नहीं है. It is not as per AS11. ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ. अब हमारा ये टॉपिक में जो बचा है वो हेजिंग है कि हमने फॉरेन में लोन लिया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, लेकिन हमको चिंता है, वी आर वरीड कि शायद एट द एंड ऑफ द ईयर रेट ऑफ एक्सचेंज हमारे अगेंस्ट ना हो जाए. तो क्या हमारे पास कोई अपने आप को बचाने का कोई तरीका है? क्या हम ये रिस्क मैनेज कर सकते हैं? हाँ, हेजिंग करके. हेजिंग कैसे करेंगे? नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए. हेजिंग कैसे करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो देखते रहना है.